हाँ मित्रों, अब बताइए आप लोग। असुविधा के लिए खेद है। अब मुझे बता दें कि क्या आवाज और बाकी चीजें क्लियर हैं क्या आपको? ओके, यस सर। एक बार फिर से कनेक्ट हो जाएं लोग। एक मिनट रुकिएगा। क्लियर है, बस एक मिनट रुक जाइए, कुछ लोगों को इंटीमेट करवाते हैं। ऋषभ, मैसेज डाल दो कि लोग कनेक्ट हो जाएं उसमें, है ना? हाँ, हाँ। हम्म, चलिए दोस्तों, असुविधा के लिए खेद है। अंजलि, व्यष्टि मतलब शामिल होना, मैंने आपको बताया कि व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम अपनी व्यवस्था को एक बार पुनः शुरू करते हैं। आज हमें जो पोर्शन पढ़ना था वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही जगहों पर प्रश्नों की प्रवृत्तियां हैं। अब अक्षय, अमेरिका और इस बारे में हम सबसे अंत में चर्चा करेंगे, हम एक बार फिर से बता देंगे आपको। ठीक है, विजय प्रस्तावना भी अब वो अंत में बताएंगे, सबसे अंत में, वो 2 मिनट लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज हम लोग यही करते हुए आधा घंटा बिता लिए, जिसमें शायद एक्सपेरिमेंट ही थोड़ा भारी था। खैर, कोई इशू नहीं है। प्रस्तावना पर हमें चर्चा करनी, नागरिकता पर हमको चर्चा करनी थी। नागरिकता के संवैधानिक प्रावधानों को भी जानना पड़ेगा, नागरिकता किस प्रकार से हमारे यहाँ है। और मेंस में नागरिकता से जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में नागरिकता का क्या प्रारूप है, क्या प्रकृति है, और उसकी प्राप्ति मतलब अर्जन और उसकी समाप्ति के क्या प्रावधान किए गए हैं, ये जो पक्ष है वो हमारे यहाँ नागरिकता से मुख्य परीक्षा का प्रश्न होगा। तो हम प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के पक्ष को भी लेकर के चलेंगे, जहां दोनों को एनालिटिकल पार्ट में और फैक्चुअल पार्ट में दोनों को ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम आपसे। ठीक है, दोहरी नागरिकता पर भी बात करेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और जो आपके यहाँ ओवरसीज ओवरसीज सिटीजन की व्यवस्था है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा विस्तार से प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के चलने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो नागरिकता को किस रूप में हमारे संविधान में बताया गया है, इस पर थोड़ी सी एक हम चर्चा कर देते हैं, ताकि आपके थॉट प्रोसेस में क्लियर हो जाए। या नागरिकता क्या है, इस पर चर्चा कर देते हैं। किसी भी देश में दो प्रकार के लोग निवास करते हैं, एक होता है उस देश के नागरिक, और दूसरा होता है उस देश में रहने वाले गैर नागरिक लोग। तो अब आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि किसी देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं, नागरिक और दूसरे गैर नागरिक। अब नागरिक और गैर नागरिक में भेद क्या है? तो नागरिक जो होता है उसको अधिक सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और जो गैर नागरिक होता है नागरिक की तुलना में कम सिविल और नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। चूंकि भारतीय संविधान में नागरिकता का जो पक्ष स्थापित किया गया है वो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 भाग 2 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो वहां जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के कई सारे पक्ष को
सम्मिलित किया गया है वहां पर, और नागरिकता के प्रारूप को एकल नागरिकता के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर के ली गई है। अब एकल नागरिकता क्यों अपनाई गई है, पहले ये समझिए, ये आपको हमने कभी चर्चा उस तरीके की नहीं की। एकल नागरिकता का तात्पर्य यह है कि देश जो हमारा है वो अपने रहने वाले नागरिकों से पूर्ण नागरिकता का भाव स्वीकार करता है। भाई, दो नाव पर अगर आप चढ़ रहे हैं तो किसी एक नाव पर एक पैर और दूसरे नाव पर एक पैर है, अर्थात पूर्ण समर्पण का जो पक्ष है वो आपका नहीं वहां पर विद्यमान होता है किसी एक पक्ष पर। इसी प्रकार से नागरिकता में जब दो राष्ट्र के आप नागरिक हैं तो किसी एक राष्ट्र के प्रति आपका पूर्ण समर्पण विद्यमान नहीं होता है। जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो चूंकि भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन नागरिकों से नागरिकता के संदर्भ में यह बात कही गई है कि एक नागरिकता ऐसा कर्तव्यों अधिकारों से मिल करके निर्मित होने वाला भावनात्मक संबंध है जो राज्य और नागरिकों को क्या करती है, एक दूसरे से कनेक्ट करती है, भावनात्मक रूप में जोड़ती है। तो उस आधार पर हमारे देश में किसी भी नागरिक से पूर्ण नागरिकता के भाव को स्वीकार किया गया है। अर्थात कई सारे नागरिकों से ऐसे कर्तव्य अपेक्षित होते हैं जो दूसरे नागरिकों से, मतलब गैर नागरिकों से अपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसे अभी अगर आप देख रहे हैं चीन के साथ जो तनाव मूलक स्थितियां हैं, अगर युद्ध जैसी स्थितियां होती हैं तो आपसे राष्ट्र आह्वान कर सकता है कि आप आइए और अपना सैन्य सहयोग दीजिए। हमारा भारत देश के प्रति जो भावनात्मक संबंध है, अगर हमें आह्वान किया जाएगा तो बंदूक नहीं चलाना भी चाहे तो हो सकता है घर की चाकू छुरी और डंडा लेकर के सीमा पर चले जाएंगे, क्योंकि साहस और मनोबल तो आपके अंदर शत्रु से लड़ने का सदैव है। तो ये जो आह्वान है वो नागरिक से किया जा सकता है। आपके देश में जो गैर नागरिक होगा, जो यूरोप वाला होगा, जो किसी एशियन कंट्रीज से होगा, उससे आह्वान पर वो सोचेगा कितनी जल्दी हम अपने देश भाग जाएं, लेकिन आप लड़ने के लिए आएंगे। तो वो जो समर्पण का एक पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इकहरी नागरिकता के आधार पर स्थापित है होता है, दोहरी नागरिकता के आधार पर स्थापित नहीं होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर के पूर्ण नागरिकता के भाव को स्वीकार किया गया है। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि पूर्ण नागरिकता के भाव को स्वीकार करने के कारण ही हमारे देश में इकहरी नागरिकता के पक्ष को स्वीकार किया गया है। अब प्रश्न बनता है कि नागरिकता के स्तर पर हमको, मतलब नागरिकता का अर्थ किन घटकों से मिलकर के बना है। तो सामान्यतया नागरिकता का जो अर्थ है वो तीन घटकों से मिलकर के बनता है, जहां राज्य अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। और वह अधिकार कैसे होते हैं, वह अधिकार वे राजनीतिक और आर्थिक या दूसरे पहलुओं से जुड़े होते हैं, राजनीतिक पहलुओं से जुड़े होते हैं, जो किन्हीं अन्य व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार वो मूलभूत अधिकार हैं जो हमारे देश में रहने वालों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, रहने वालों की। अर्थात इन मौलिक अधिकारों में नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को संरक्षण है। लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, फिर से बोल रहा हूं, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको केवल और केवल हमारे देश में नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो संवैधानिक पदों पर स्थापित होना, निर्वाचन में भाग लेना, मतदान करना, ये सब वो अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो हमने आपको बताया कि राज्य के द्वारा प्रदत्त अधिकार उपलब्ध कराए जाते हैं, विशिष्ट रूप में किसको, नागरिकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरा,
नागरिकों से कुछ कर्तव्य की भी अपेक्षा की जाती है जो राज्य के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं। नागरिकों से कर्तव्य की किस प्रकार से, जैसे अभी आपदा, जब कोरोना जैसी आपदा हुई तो प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया कि प्रधानमंत्री राहत कोष में आप जो है अपने सामर्थ्य से अंशदान कीजिए ताकि इस आपदा से बचने की दिशा में प्रयास किया जा सके। तो भारत का नागरिक तो अपने देश में उससे लड़ने के लिए ज़रूर सहयोग करेगा, लेकिन दूसरे देश का नागरिक अपने देश में करेगा, भारत में करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ एक तो अधिकार राज्य के द्वारा नागरिकों को दिए गए और दूसरा राज्य के द्वारा अपेक्षापूर्ण कर्तव्य जो नागरिकों से स्वीकार किए गए हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। और इन दोनों से एक तीसरा घटक स्थापित होता है जिसे आप कहते हैं निष्ठा। निष्ठा का मतलब लॉयल्टी, मतलब हम अधिकार और कर्तव्यों से एक लॉयल्टी डेवलप करते हैं जो इस देश के प्रति या इस देश के विकास के प्रति महत्वपूर्ण होती है। ठीक? तो नागरिकता क्या है? अधिकारों कर्तव्यों से निर्मित होने वाला वह भावनात्मक संबंध है जो इस देश में स्थायी रूप में रहने वाले लोगों को अपने राष्ट्र या राज्य के साथ क्या करता है? भावनात्मक रूप में जोड़ता है। मुझे लगता है यहाँ स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को ये सारे तथ्य। ठीक? क्या किसी और को वॉइस कट की प्रॉब्लम हो रही है? अमीश, क्या अभी भी आवाज में कोई दिक्कत जा रही है क्या आप लोगों को? मेंशन कर दीजिए अगर आवाज में कोई दिक्कत जा रही है तो। नहीं, नहीं, नो सर। तो आप थोड़ा अपने यहाँ देख लीजिए भाई, नहीं आ रही है। ठीक, चलिए धन्यवाद। ठीक, तो हमने ना महत्व भी आपको कहीं ना कहीं इसी विस्तार क्रम में बता दिया कि नागरिकता का महत्व किस तरीके से। तो हमने कहा नागरिकता जो है वह नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान करती है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे देश में आप नागरिक हैं तो कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। बड़े सारी जो योजनाएं बनती हैं नागरिकों के संरक्षण के लिए आपको प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो कई सारे अधिकार, जैसे हमने कहा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, निर्वाचन में भाग लेना, संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता, संवैधानिक पदों पर स्थापित होना, अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वोट डालने का अधिकार प्राप्त होना, ये सब जो है वह किसको प्राप्त हो रहा है? तो वह सब केवल और केवल देश के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। अर्थात भावनात्मक संबंध ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए भी कहीं ना कहीं नागरिकता यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें वह अधिकार प्रदान किए जाएं जो नागरिकों के विकास के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक व्यक्तियों का नागरिकता में मतलब, प्राकृतिक व्यक्ति मतलब जो यहाँ पर जन्मा हो। ठीक है? अब यहाँ पर प्रश्न बनता है नागरिकता क्यों अनिवार्य है? तो स्थायी निवास वाले लोगों से ही एक स्थायी निवास वाले लोग जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं वो उस राष्ट्र का सृजन करते हैं, उस राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यही कारण है कि उन्हें संरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में नागरिकता का प्रावधान आप देखिए कि पहले भाग में जहां भारत के राज्य क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत किया गया तो वहीं दूसरी तरफ जिस बात को प्रेरित किया गया वह प्रेरित किया गया नागरिकता को। और नागरिकता कितना महत्वपूर्ण घटक है आप इसी तथ्य से समझ सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब आपके देश का संविधान मतलब स्वीकार किया गया, उस समय लागू किए गए 15 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 5 से 11 तक के नागरिकता के प्रावधान भी थे। तो कहीं ना कहीं नागरिकता की महत्ता इसी तथ्य के साथ स्थापित हो जाती है जो नागरिकता को स्पष्ट करता है। ठीक? अब प्रश्न बनता है कि क्या दोहरी नागरिकता जैसे पक्ष हमारे यहाँ नहीं है? तो यहाँ कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए कि दोहरी नागरिकता, अगर आपको पता हो, सन 2002 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अनुशंसा पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई थी।
उसी में आपके यहाँ ओवरसीज सिटीजन कार्ड जारी किया गया था बाद में। अब उसी दोहरी नागरिकता के प्रारूप को, जिसे 2002 में लागू किया गया था, 2005 में डिसॉल्व कर दिया गया और ओवरसीज सिटीजन बना दिया गया, और वर्तमान में तो उन्हें मताधिकार तक पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इस पक्ष को स्वीकार कर लिया गया कि कहीं ना कहीं निष्ठा एक व्यक्ति की दो जगह पर समान नहीं हो सकती है, इसलिए दोहरी नागरिकता को नहीं प्रदान किया जाना चाहिए हमारे देश में। तो क्या दोहरी नागरिकता हमारे देश में किसी को नहीं प्राप्त होगी जो रहेगा? तो ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में इस तरीके की बात को स्वीकार नहीं किया गया है कि दोहरी नागरिकता के यह पक्ष नहीं है। अब याद रखिए, यहां पर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया। एक नई चीज आपको बता रहा हूं, एक नई चीज आपको बता रहा हूं, जो कि इसके पहले आपके चर्चा परिचर्चा में नहीं आई होगी, कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो कुछ विशिष्ट लोगों के लिए बना सकता है। अब विशिष्ट लोग में कौन लोग हो सकते हैं? तो ऐसे लोग जो सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका निभा रहे हो, मतलब कल्चरल एम्बेसडर के रूप में ह्यूमैनिटी के लिए जो अपना कार्य कर रहे हो। अब ऐसे कौन से लोग रहे हैं जो कार्य करते रहे हैं? तो इन लोगों में जिनका नाम अगर आप सुनते होंगे तो अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, ये वो लोग थे जिन्हों यूएन ने अपने अलग अलग कैंपेन के लिए राजदूत घोषित किया था। तो कुछ समयों के लिए चूंकि इन्हें भ्रमण की अधिकता थी, तो उस दौरान उनको दोहरी नागरिकता का पक्ष भी स्थापित किया गया था। इसके अलावा ऐसे राजनयिक जो किसी देश में आंतरिक अशांति, विद्रोह आदि के कारण भाग करके आए और हमारे देश में उनको संरक्षण प्रदान किया गया, तो उन्हें भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देंगे, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। 1959 में दलाई लामा चीन के प्रभाव से प्रभावित होकर के भारत में आए थे, और भारत ने उन्हें अपनी नागरिकता ही ऑफर नहीं की, बल्कि उनकी उस तिब्बत की नागरिकता को भी उन्हें बनाए रखा। और यही नहीं, भारत में उन्हें भारत में उन्हें अस्थायी राजधानी बनाने के लिए धर्मशाला जैसा स्थान भी उन्हें प्रदान किया था। तो यह इस पक्ष की स्थापना करता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी को दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर सकता है। नहीं, अब यहाँ विजय याद रखिएगा, अधिनियम जिसकी आप बात कर रहे हैं, अधिनियम में अनुच्छेद 5 से 8 तक नागरिक कौन होगा बताया गया है। 9 में जो है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, 9 में नागरिकता की समाप्ति अर्थात इकहरी नागरिकता की बने रहने की बात की गई है। 10 में विधि में नागरिक अधिकारों का संरक्षण है, और जो अनुच्छेद 11 है, जिसमें कहा गया है सारे अधिकार किसको होंगे, संसद के पास होंगे नागरिकता की समाप्ति और अर्जन के, उतनी ही बात की गई है। लेकिन नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, कैसे समाप्त की जाएगी, इन सब के संबंध में आपके यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लागू किया गया था, और उसके बाद उसी में समय समय पर संशोधन स्थापित हुए। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि क्या दोहरी नागरिकता किसी को नहीं दी गई, तो अभी भी आपके देश में दलाई लामा रहते हैं, तो दलाई लामा को इस प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था आपके यहाँ की गई है। इवन यही नहीं, अगर कोई विदेशी डेलीगेशन, मतलब कोई बड़ा विदेशी राजनयिक आपके देश में आता है, तो उसके सम्मान स्वरूप भी आप अपनी देश की नागरिकता उसको ऑफर कर सकते हैं। इवन और भी आपको चीज बताऊं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने वैश्विक स्तर पर मानवता के लिए, मानवीय संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की निभाई हो, तो अगर वह भारत जैसे देश की नागरिकता अर्जित करना चाहेगा, तो उसके संदर्भ में जो पंजीकरण और देशीकरण जैसे नियमन की जो व्यवस्था है, उसको भी उदार बना के राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको नागरिकता प्रदान कर सकता है।
ऐसे प्रावधान नागरिकता के संदर्भ में आपके यहाँ किए गए हैं। तो हमने आपको एक नई चीज बताई कि दोहरी नागरिकता के संदर्भ में यह व्यवस्था कहीं ना कहीं इस प्रकार से सांस्कृतिक आधारों पर या राजनयिक आधारों पर प्रदान करने की बात की गई है। अन्यथा किसी और रूप में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान कब और कहां किए गए हैं? हमने आपको बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियमों के माध्यम से जो अनुच्छेद 11 है, उसी की व्याख्या के माध्यम से राष्ट्रपति और संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। लास्ट समझ में नहीं आया, लास्ट कौन सा है? ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को क्यों, अगर हमने अभी आपको अंजलि बताया कि बॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटी ये जो रहे हैं इनका समाज पर अत्यंत, क्योंकि सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय ये सेलिब्रिटी के पहले मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड रही हैं। तो उस आधार पर उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विविध अभियानों का अपना राजदूत बनाया था ह्यूमैनिटी के लिए, इसलिए कुछ समय के लिए उनकी दोहरी नागरिकता के पक्ष को स्वीकार किया है। सर, गोवा और पौंडीचेरी के लिए भी लोगों को भी बिल्कुल दोहरी नागरिकता का वहां भी प्रावधान किया गया था, जिसका आधार सांस्कृतिक था कि मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता ले ली थी उन्होंने। किस देश में नहीं है, बहुत सारे देशों में नहीं है। भारत के जब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की स्थापना हुई थी तो 16 देशों के साथ दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया था। वोटिंग का अधिकार भी होगा। अभी इसका प्रस्ताव आया है ललित, अभी वोटिंग का अधिकार जो ऐसे नागरिक हैं जिन्हें हम ओवरसीज सिटीजन मान रहे हैं उनको अभी प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन हमारी सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि हम उनको वोटिंग का अधिकार प्रदान करें। अभी आगे आते हैं, हम सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो हमारी नागरिकता की प्रकृति कैसी है? तो हमने आपको बता दिया कि हमारी नागरिकता की जो प्रकृति है वो एकल नागरिकता की स्वीकार की गई है, दोहरी नागरिकता की प्रकृति हमारे यहाँ स्वीकार नहीं की गई है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिफाइन कर दें कि आपके यहाँ संविधान नागरिकता के संदर्भ में क्या कहता है, तब हम उसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि जितने आपके डाउट हैं वो संशोधनों वाले आधारों पर ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि उन्हीं में नागरिकता के ग्रहण करने, नागरिकता की समाप्ति वाले प्रावधानों को स्थापित किया गया है, तो शायद वहां आप ज्यादा आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान का 5 से लेकर के 8 तक का जो अनुच्छेद है वो नागरिक कौन होगा उसको डिफाइन करता है। फिर से आपको बोल रहा हूं कि संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 8 तक का पक्ष है वह यह डिफाइन करता है कि नागरिक कौन होगा। तो अब इसमें कहा क्या क्या कहा गया है इसको समझ लीजिए। आपकी किसी भी पॉलिटी की किताब में अनुच्छेद क्रमागत होंगे, मैं केवल आपको एक बार उसको एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि असली चीज जो है वो आपके नागरिकता के अर्जन, उसकी समाप्ति और संशोधनों के आधार पर स्थापित होती है। जब हम बात करते हैं नागरिकता के संदर्भ में तो अनुच्छेद 5 जो कहता है वह इस बात को स्पष्ट करता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर जो लोग देश में निवास कर रहे हैं या जिनका प्रवास संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से रहा हो, वे भारत के नागरिक होंगे। इस प्रकार की बात भारतीय संविधान में नागरिकता में अनुच्छेद 5 में कही गई है। तो पहला पक्ष जो स्पष्ट करता है वो नागरिकता का संविधान के प्रारंभ के स्तर पर नागरिकता को स्पष्ट करता है, मतलब 26 नवंबर 1949 की बात की जा रही है यहाँ पर। इसके बाद जो दूसरा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 6, उसके संदर्भ में जो बात कही गई है, क्योंकि हमारे देश का संविधान जो था, हमारे देश का स्वतंत्रता जो थी वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ स्थापित हुई थी। अतः यही कारण था कि विभाजन के अवसर पर एक बड़ी बहुसंख्यक जनता जो हिंदू थी, जो पाकिस्तान में विद्यमान थी, सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित होकर के भारत में आई थी। तो अनुच्छेद 6 यह कहता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजित होकर के भारत आए लोगों
को नागरिकता का अधिकार होगा। ठीक। तो यहाँ पर एक पक्ष यह स्थापित होता है, जो लोग पाकिस्तान से प्रव्रजित होकर के भारत आए तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो वह भी भारत के नागरिक हुए जो पाकिस्तान से भारत आए थे स्वतंत्रता और विभाजन के अवसर पर। अनुच्छेद 7 की क्या बात की जाती है? अनुच्छेद 7 की जो बात की जाती है वह कहा जाता है कि पाकिस्तान गए वे लोग जो अनुमति लेकर के पुनः भारत प्रव्रजित हुए, पुनः भारत आए, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, अर्थात वे भारत के नागरिक होंगे। अब उसके संदर्भ में ये कहां से व्यवस्था स्थापित हो गई? तो यहां याद रखिए कि भारत से बहुसंख्यक मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान गए स्वतंत्रता के बंटवारे के बाद। और जब वो पाकिस्तान गए, उन्होंने पाकिस्तान जाकर के देखा कि जिस मुस्लिम राष्ट्र की वो बात कर रहे थे, वहां भारत से आए हुए मुसलमानों को वो दर्जा प्रदान नहीं किया गया। उन्हें मुजाहिद कह करके दोहरी नागरिकता के दोहरे दर्जे की नागरिकता दी गई। तो उस आधार पर इन लोगों ने भारत की ओर एक बार पुनः रुख किया और वे भारत सरकार से अनुमति लेकर के भारत आए। और वैसे संदर्भ में जो लोग भारत आए, 1955 तक की बात की जा रही है, उन लोगों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की, जो कि अनुच्छेद 7 के माध्यम से प्रदान की गई। तो 5 में भारत में निवास करने वाले लोग या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से जो रह रहे थे उनको नागरिकता, 6 में जो लोग पाकिस्तान से प्रव्रजित होकर के आए थे उनके लिए, 7 में जो लोग भारत से प्रव्रजित होकर के पाकिस्तान गए थे और वहां से पुनः अनुमति लेकर के भारत आए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। तो ये तो 3 अनुच्छेद हो गए। जो 8वां अनुच्छेद था उसके संदर्भ में कहा गया, भारत के बाहर रहने वाले वैसे लोगों के लिए नागरिकता जो भारतीय मूल वंश से संबंधित है। अर्थात यहां पर कहने का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय माता या पिता के गर्भ से जन्मा है, मतलब उनके वंश से संबंधित है और विदेश का नागरिक है, वह मूल वंश के आधार पर क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। ऐसी व्यवस्था उसके लिए भी अनुच्छेद 8 के अंतर्गत की गई। तो 5, 6, 7 और 8 देश का नागरिक कौन होगा इसको डिफाइन करता है। यहां मुझे लगता है आप सबको स्पष्ट हो गया होगा कि वह क्या बात कही गई है नागरिकता के संदर्भ में। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 की, तो अनुच्छेद 9 के संदर्भ में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जिस भी क्षण कोई भी भारतीय नागरिक जिस भी क्षण कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, जिस क्षण कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता धारित कर लेगा, उसी क्षण उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हमने अब आपको बता दिया कि एकल नागरिकता का मतलब क्या है। एकल नागरिकता का मतलब सीधा संबंध निष्ठा से है और भारत सरकार इस पक्ष को स्वीकार करती है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति भारत के भारत का नागरिक है और किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी निष्ठा अब भारत के प्रति उस समान नहीं है, अर्थात वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक। यही नहीं, एक और बात है कि अगर कोई व्यक्ति 70 वर्षों तक विलुप्त रूप में विद्यमान है, मतलब उसका कोई पता नहीं है, अता पता नहीं है, 70 वर्ष से वो लापता है, उसकी कोई सूचना हमको प्राप्त नहीं है, क्या एक साथ 2 देशों की नागरिकता प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका कारण यह है कि
आपके यहाँ एकहरी नागरिकता का प्रबंध है। हाँ, क्या वो भारत में रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। भारत में बहुत सारे लोग अपने वीजा के माध्यम से यहाँ पर अस्थायी प्रवास के रूप में रहते हैं। हमने जो आपको यहाँ पर चर्चा की, दोहरी नागरिकता के संदर्भ में अभी आएंगे, ओवरसीज सिटीजन कार्ड दिया गया है, जिसमें ऐसे नागरिक जो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं और भारतीय मूल वंश से संबंधित हैं, उन्हें नागरिक अधिकारों में कुछ सामाजिक छूटें प्रदान की गई, राजनीतिक छूटें नहीं, सामाजिक आर्थिक छूटें प्रदान की गई हैं। जैसे वो अपने पासपोर्ट पर बिना वीजा के भारत आ सकते हैं, ऐसी चीजें की गई हैं। ठीक है। आलिया भट्ट और अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ली है। हाँ, बिल्कुल ली है। की नागरिकता मतलब अपने जो प्रवास है उसको एक्सटेंड करते रहते हैं। वही बता रहा हूँ आपको, वो ओवरसीज सिटीजन हो गए हैं, जहां पर भारत में आने जाने, रहने, निवेश करने आदि की पूरी छूट प्रदान की गई है। ठीक है। चलिए, अभी ओवरसीज पर आएंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। सीए को भी बता दीजिएगा। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे अभी बाद में। पहले यही एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप इसको समझ लीजिए तो बहुत अच्छा होगा आपको। तो अनुच्छेद 9 इस प्रकार से आपके यहाँ डिफाइन होता है कि भारत का नागरिक भारत का ही नागरिक रहेगा, दूसरे देश की नागरिकता ले लेने पर उसकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। कितने साल तक? 70 साल तक अगर वह अपना किसी भी प्रकार तो फिर उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा। अगर वह मान लीजिए आप 70 साल तक गायब हो गए और आपने अपने आप को कहीं भी चिन्हित नहीं कराया, तो हम मान लेते हैं कि अब आप जीवित नहीं हैं, अर्थात अब आप नागरिक के रूप में जीवित नहीं हैं। 70 साल के बाद आप एक बैग फिर से पुनः आए और कहे कि अरे मैं तो सुरेश हूं, मैं तो यहीं पर था, तो फिर सरकार आपसे आपकी पहचान पूछेगी कि आपकी पहचान क्या है। जैसे सन्यासी जो होता है अपना वगैरह सब बदल देता है उस जगह पर वो अपनी। और वैसी अवस्था में जब वह कोई पुनः वॉइस प्लम कर रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अब ठीक है? यहाँ पर अब ठीक है? आवाज रुक रुक करके आ रही है। यस सर, ठीक। हो सकता है क्योंकि बारिश वारिश का समय है तो थोड़ी बहुत वॉइस प्रॉब्लम। अब सही है नेटवर्क में, क्योंकि बारिश का समय। मैंने आपसे कहा कि जैसे सन्यासी जो होता है कि अगेन प्रॉब्लम, क्या कर इसके लिए। अब ठीक है? रुक रुक के आ रही है वॉइस। अब ठीक है वॉइस? नो सर, नहीं सर, नहीं। ठीक है, ऑल ओके। ठीक है। ठीक।
ऋषभ यार, आज नेटवर्क का इशू बहुत है। हाँ, एक बार देखो जरा। अब आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? अब आवाज आ रही है? क्लियर है? चलिए, ठीक ठीक ठीक, चलिए। आज एक्चुअली आज एयरटेल के नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम है, जिस कारण से आवाज की कोई दिक्कत हो रही है, पिक्चर की दिक्कत हो रही है। ओके, चलिए ठीक। हाँ ऋषभ, चलो ठीक। हाँ, इतनी प्रॉब्लम तो इतने दिन में कभी भी नहीं हुई जितनी प्रॉब्लम आज हो रही है हम लोगों को। चलिए ठीक, आगे बढ़े हम लोग। अनुच्छेद 9 तक की चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई आप लोगों को। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 10 पर। अनुच्छेद 10 जो है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि संसद अगर कोई विधि बनाती है तो नागरिकता संबंधी अधिकार फिर भी बने रहेंगे। हाँ ऋषभ, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो हमने कहा कि नागरिकता संबंधी अधिकार तब भी बने रहेंगे। मतलब जो नागरिकता के अधिकार हैं वो संसद की कोई विधि बनाने के बाद भी निलंबित नहीं होंगे, अर्थात नागरिक अधिकार का अस्तित्व जो है यह बना रहेगा, अनुच्छेद 10 स्पष्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अनुच्छेद आता है वह आता है 11, जिसके संदर्भ में आपका संविधान यह स्पष्ट करता है कि नागरिकता संबंधी किसी भी प्रकार की विधि बनाने या विनियमन करने का अधिकार संसद को है। मतलब किसी भी प्रकार का जो नागरिकता संबंधी कानून बनाना हो या उसे विनियमित करना हो, मतलब उसको लागू कराना हो, तो उसका अधिकार हमारा संविधान केवल और केवल संसद को प्रदान करता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान में नागरिकता के संदर्भ में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में स्थापित की गई है। तो ये जो प्रावधान है वो आपके यहाँ संवैधानिक प्रावधान है, जो इस प्रकार से आपके संविधान में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ ले। यहाँ पर जो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 की बात की गई, अनुच्छेद 10 की जब बात करते हैं सचिन, तो वहां यह कहा गया है कि संसद के द्वारा विधि बनाए जाने पर भी नागरिकता संबंधी अधिकार बने रहेंगे। मतलब नागरिक अधिकार जो है वो बने रहेंगे। मतलब नागरिक अधिकारों को संसद कानून बनाने के बाद भी उसे डिसॉल्व नहीं कर सकती है। जब हम 11वें अनुच्छेद की बात आप पूछ रहे हैं, तो 11वां अनुच्छेद कहता है कि नागरिकता संबंधी जो अधिकार आपको प्रदान, मतलब जो नागरिकता संबंधी कानून आपके यहाँ बनाए जाएंगे, वो चाहे नागरिकता प्रदान करने से संबंधित हो, चाहे उसकी समाप्ति संबंधी हो, या नागरिक अधिकारों को किसी रूप में लागू करने के संबंध में हो, उसकी अधिकारिता केवल और केवल संसद को प्रदान की गई है। और इसी आधार पर आपके यहाँ समय समय पर नागरिकता संशोधन अधिनियमों को भी लागू किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 स्थापित हुआ, 1960 स्थापित हुआ, 1985 स्थापित हुआ, 1986 स्थापित हुआ, 1992 स्थापित हुआ, 2003 स्थापित हुआ, 2005 स्थापित हुआ, 2015 स्थापित हुआ, 2017 स्थापित हुआ। ये सब नागरिकता संशोधन अधिनियम है जो किसने बनाए? संसद ने बनाए। तो यह अधिकारिता जो नागरिकता संशोधन की है वो अनुच्छेद 11 ही संसद को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से नागरिकता संबंधी किसी भी प्रकार के संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 11 किसको प्रदान करता है? संसद को प्रदान करता है।
चाहे वो नागरिकता के अर्जन की हो, चाहे वह नागरिकता की समाप्ति की हो। ठीक, स्टार्ट हुआ किसी के में, अंकित सब में स्टार्ट हो गया मेरे ख्याल से। वॉइस पिक्चर क्लियर है आप लोगों को? जी सर, चलिए ठीक। तो ये तो हो गया नागरिकता संशोधन में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया। अच्छा, हमने आपको बताया कि आपके यहाँ नागरिकता संशोधन के अंतर्गत, अब हम उसी पर आ रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब जो प्रश्न बनता है, नागरिकता अधिनियम जो हमारे देश में बनाए गए हैं उन पर हम बात करते हैं। नागरिकता को प्राप्त करने और उसको त्यागने के संदर्भ में समय समय पर जो प्रावधान बनाए गए उन्हीं को आप नागरिकता अधिनियम की बात करते हैं। अब यहां पर याद रखिएगा कि पहले राष्ट्रमंडल देशों के संदर्भ में भी नागरिकता की व्यवस्था थी कि भारत अगर चाहे तो राष्ट्रमंडल देशों को पृथक रूप में नागरिकता प्रदान करने का कानून बना सकता है। लेकिन इसके संदर्भ में 2003 में यह राष्ट्रमंडल वाला प्रावधान उन्होंने हटा दिया। 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है वो आपके यहाँ नागरिकता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 1955 के अधिनियम से ही इस बात को स्पष्ट किया गया कि देश में कौन नागरिक होगा, अर्थात किस किस प्रकार से भारत की नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं 1955 के अधिनियम की, तो 1955 के अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया गया। 1955 के बाद एक सीमित संशोधन 1957 में किया गया, 1957 में। इसको लिख लीजिएगा अगर संदेह आपको लिखना हो। 1957 में किया गया संशोधन। उसके बाद 1960 में किया गया, 1960 में संशोधन किया गया। उसके बाद फिर 1985 में किया गया। उसके बाद फिर 1986 में किया गया। फिर 1952 में किया गया, 1992। 1952 का जो संशोधन है वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो जो जेंडर अप्रोच था उसको उसने खत्म किया था 1992 में। पहले क्या व्यवस्था थी कि विदेश में भारतीय पुरुष से जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा उसको भारत की नागरिकता का अधिकार होगा वंशक्रम के आधार पर। फिर से बोल रहा हूं, 1992 के पहले जो व्यवस्था थी वो विदेश के संदर्भ में यह थी कि विदेश में भारतीय पुरुष से जन्म लेने वाले बच्चे को भारत की नागरिकता वंश क्रम के आधार पर दी जाएगी। लेकिन 1992 में इसे भारत के पुरुष और या भारतीय महिला के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा वंशक्रम के आधार पर नागरिकता का आवेदन कर सके। मतलब जो जेंडर अप्रोच था बायसनेस का वो 1992 के अप्रोच से खत्म हुआ था। उसके बाद 2003 का नागरिकता संशोधन अधिनियम था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के आधार पर जो वैदेशिक दोहरी नागरिकता का प्रावधान स्थापित हुआ था उसको लाया गया। इसी का संशोधन 2005 में किया गया। उस दोहरी नागरिकता को 2005 के संशोधन के माध्यम से डिसॉल्व कर दिया गया और उसके पश्चात फिर 2015 और 2017 में लाया गया। आपको पता है 2017 का संशोधन अभी हाल फिलहाल में था जिसे 19 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि वे हिंदू जो विदेशों पड़ोसी राष्ट्रों से भारत में आकर के प्रव्रजित होकर के निवास कर रहे थे। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से एक बड़ी संख्या में जो हिंदू थे जिनके साथ किसी न किसी प्रकार का वहां पर दुर्व्यवहार हुआ था और वो वहां से भाग करके भारत में शरण लेने के लिए स्थापित हुए थे, वो एक लंबे समय से भारत में प्रवास के बावजूद भारत में नागरिकता अधिकारों से वंचित होने के कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए विवश थे। और वर्तमान सरकार ने 2017 के संशोधन के माध्यम से उन्हें अधिक नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया, जिसपे काफी विवाद था। अगर आपको याद हो कि क्यों हिंदू
क्यों नहीं बौद्ध, सिख आदि की बात की गई तो हम ये मानते हैं कि ये सारे हिंदू ही हैं। लेकिन कहा गया मुस्लिम को क्यों नहीं देंगे, तो कहा गया कि उनके साथ उस तरीके की हिंसा वहां पर नहीं हो रही है जिस प्रकार से इन हिंदुओं के साथ हो रही थी। ठीक है, अभी उस पर हम आएंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो यहां पर जो सबसे माइलस्टोन नागरिकता संशोधन अधिनियम था वो आपका 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम था। अब यहां इंपॉर्टेंट है आपका मेंस का क्वेश्चन कि भारत की नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है। तो 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम जो था उसके अंतर्गत ही यह बताया गया कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो उसके संदर्भ में 5 प्रावधानों की स्थापना की गई कि 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता का अर्जन हो सकता है। पहला जन्म क्रम के आधार पर, दूसरा वंश क्रम के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, फिर से बोल रहा हूं, जन्म के आधार पर, दूसरा वंश क्रम के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब पहला बाय बर्थ, बाय डिसेंड, बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा जो है वो देशीकरण से के आधार पर, बाय नेचुरलाइजेशन उसको आप बोलते हैं, और पांचवा जो है वो अर्जित भूभाग के आधार पर, मतलब जो किसी क्षेत्र का भारतीय क्षेत्र में अधिमिलन हो। पहला वंश क्रम, दूसरा पहला जन्म, दूसरा वंश क्रम, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण और पांचवा आपका अर्जित भूभाग के आधार पर या अधिमिलन के आधार पर। ठीक, तो ये 5 प्रकार हैं जिनके आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक, अब यहाँ पर एक एक को मैं आपको डिफाइन करता जाऊंगा ताकि आपके थॉट प्रोसेस में क्लियर हो जाए। यहां पर जो अनुच्छेद 5 जो बताता था, जिसमें आपने भारत की नागरिकता की बात की, तो अनुच्छेद 5 में एक चीज स्पष्ट की थी कि भारत का नागरिक कौन होगा। तो संविधान के प्रारंभ के अवसर पर तो वहां पर कुछ क्लॉजेज आपने बताए थे, जिसमें आपने पहली चीज कही थी वो भारत में जन्मा हो, दूसरा जिसके माता या पिता में से कोई भारत में जन्मे हो, और तीसरा भारत में संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत का सामान्य नागरिक हो। ये 3 बातें आपने अनुच्छेद 5 में कही थी। यहां जब बात कही गई है जन्म के आधार पर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, जन्म के आधार पर जब बात कही गई है तो वहां पर यह कहा गया है कि वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, कब, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले, मतलब भारत में जन्मा हो कब से, आपका 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा हो, या उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, तो वह भारत का नागरिक होगा। मतलब जन्म जन्म की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत का जन्म होने पर उसे नागरिकता दी जाए। लेकिन उसके बाद की स्थिति में भारत में जन्म तो हो लेकिन उसके पिता या माता में से कोई भारत का नागरिक हो, तब तो उसे जन्मना नागरिक माना जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो कहा गया 1 जुलाई 1987 के बाद भारत पे जन्मा व्यक्ति, 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब उसके माता या पिता में से उसके जन्म के समय कोई ना कोई भारत का नागरिक हो। मतलब स्पष्ट हो गया कि
26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्म के आधार पर थी। हाँ, 1987 1 जुलाई 1987। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद यह क्लॉज लगा दिया गया था कि उसके माता या पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक जरूर होना चाहिए। उसके बाद भी कुछ क्लॉज जोड़े गए। क्या जोड़ा गया? देखिए, ये सब चीजें मैंने आपको क्लास में कभी बताई नहीं, अगर जिन्होंने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद यह जोड़ा गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता या पिता भारत के नागरिक हों, भारत उसके माता या पिता भारत के नागरिक हों, और दूसरा, उसके जन्म के समय वह गैर प्रवासी ना हो। गैर प्रवासी का मतलब जिन्हें प्रवास की अनुमति भारत में प्रदान नहीं की गई। अब ये 3 दिसंबर 2004 को ऐसा क्यों किया गया? प्रश्न तो यही दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों कर दिया गया 3 दिसंबर 2004 को? तो माना गया कि हमारे देश में बड़ी संख्या में गैर प्रवासी, आप कहते हैं ना आपके देश में 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी हैं, और वो 1971 के बाद से रह रहे हैं। अभी बड़ी संख्या में जो है आपके देश में नेपाली हैं। श्रीलंका की समस्या के कारण आपके देश में वहां तमिल बहुत सारे श्रीलंका से आके भारत में बस गए। अफगानिस्तान की समस्या के कारण, तालिबान के कारण अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में लोग आकर के भारत में प्रवास कर गए। वो फेज तो तालिबान का फेज था 2003-4 वाला, बड़ी संख्या में लोग आए थे। तो उस दौरान इस बात को बताया गया कि भारत में गैर कानूनी प्रवासी नहीं होने चाहिए, मतलब उनका प्रवास वैध होना चाहिए, तभी उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और याद रखिएगा, जन्म के आधार पर नागरिकता में एक अपवाद भी है इसके अलावा, जहां यह कहा गया कि शत्रु देश के अधीन जो भौगोलिक क्षेत्र है, वहां जन्म लेने वाला बच्चा जन्मना भारत का नागरिक नहीं होगा। मतलब अगर हम बात करें तो जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो अक्साई चीन का क्षेत्र है, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर जो चीन के पास है, अगर वहां लोग निवास कर रहे हैं, वहां लोग जन्म ले रहे हैं, तो वहां जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। उसका कारण यह है कि वो वस्तुतः भारत के अधिकार क्षेत्र में क्षेत्र नहीं है। तथा इसके अलावा यह कहा गया है, अगर किसी विदेशी राजनयिक, बहुत सारे विदेशी राजनयिक होते हैं जो भारत में आते हैं और भारतीय स्त्री पुरुष से विवाह कर लेते हैं, तो उनके स्त्री पुरुष की नागरिकता भारतीय हो सकती है। तो उन्होंने कहा विदेशी राजनयिकों के जन्म लेने वाले बच्चों को भी यह अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। तो अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जन्म आधारित नागरिकता उस रूप में नहीं है जिस रूप में अमेरिका जैसे देशों में स्थापित की गई है। अमेरिका में तो सीधे कहा जाता है कोई भी बच्चा जो अमेरिका की भौगोलिक क्षेत्र में जन्म ले रहा है वो वहां का ग्रीन कार्ड होल्डर, मतलब वहां का नागरिक होगा। लेकिन भारत में हमने बताया कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्म लेने वाला बच्चा नागरिक रहेगा जिसके माता पिता में से कोई भारत के नागरिक रहे हों। 1 जुलाई के बाद मतलब जन्म आधारित नागरिकता थी। 1 जुलाई 1987 के बाद इस नागरिकता में संशोधन किया गया, कहा गया कि उसमें से किसी माता पिता का भारत का नागरिक होना अनिवार्य था। और 3 दिसंबर 2004 के बाद स्पष्ट कर दिया गया कि जन्म लेने वाला माता पिता उसके होने चाहिए भारतीय नागरिक, और उसका जन्म के समय गैर कानूनी उनका प्रवास नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बाद में नागरिकता मिल जाती, बच्चा पहले पैदा हो चुका है, तो उस दौरान उस बच्चे को वैधता नहीं मिलेगी। क्योंकि याद रखिएगा, अवयस्क बच्चे के स्तर पर जो अधिकार होता है वो उस रूप में विद्यमान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मेरे माता पिता अमेरिका के थे, अमेरिका की नागरिकता लिए हुए थे, भारतीय मूल के थे। अब जब मेरा जन्म हुआ
तो मेरा जो जन्म हुआ तो मान लीजिए अमेरिका में ही हुआ, लेकिन मेरे माता पिता तो भारतीय मूल वंश के थे। उन्होंने मेरी नागरिकता भी अमेरिका की दे दी। तो उस दौरान मेरे पास, क्योंकि मैं मूल वंश से भारतीय रहा हूं, तो मैं भारतीय नागरिकता का भी हकदार होऊंगा और अमेरिका की नागरिकता तो मुझे मिली ही है। या एक अवस्था और ले लीजिए कि मेरी माता जो थी वो भारतीय नागरिक थी, पिता अमेरिकन नागरिकता स्वीकार कर लिए थे और मेरा जन्म अमेरिका में हुआ। उस अवस्था में जब मैं जन्म ले रहा हूं तो मुझे अमेरिका की नागरिकता दे दी गई। अब उस दौरान मैं दोनों नागरिकता का हकदार हूं। लेकिन इस संदर्भ में माना यह जाता है कि जब वह बच्चा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तो वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के 6 माह के पश्चात उसे यह निर्धारित करना होगा कि वह किस देश की नागरिकता अर्जित करना करना चाहेगा, भारत की या अमेरिका की। अर्थात उसे उनमें से किसी एक नागरिकता को अपना त्याग करना पड़ेगा। यह प्रावधान भी यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। ठीक है। आज आपके ग्रुप में भी एक मैसेज पड़ा था, मुझे भी व्यक्तिगत रूप में भेजा गया था कि भारत सरकार यह सोच रही है कि क्या विवाह की आयु जो है 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी जाए। तो इस पर क्या मत है? तो क्लास के अंत में एक छोटी सी चर्चा इस विवाह की आयु पे कर दूंगा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उस पर हम अंत में चर्चा करेंगे। पहले ये टॉपिक कर लें, क्योंकि आज वैसे भी क्लास काफी डिस्टर्ब रही है नेटवर्क के कारण। दूसरा जो स्थापित किया गया है नागरिकता का प्रावधान, वो वंश क्रम के आधार पर नागरिकता है। वंश क्रम के आधार पर नागरिकता का तात्पर्य क्या है? 26 जनवरी 1950 के बाद, किंतु 10 दिसंबर 1992 के पहले भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति, फिर से बोल रहा हूं, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 92 के पहले भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक थे। यदि जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक थे। ठीक। अब इसी में याद कीजिए, मैंने आपको 1992 का संशोधन बता दिया गया। अर्थात 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता या मां में से कोई नागरिक भारत का रहा हो। तो वहां 10 दिसंबर 1992 के बाद पिता के बाद मां को भी वह वैधता दे दी गई, जिसके आधार पर वंश क्रम के आधार पर आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते थे। और इसमें एक और जोड़ा गया, जहां कहा गया 3 दिसंबर 2004 के बाद अब ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक तभी रह सकेगा। अब ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक तभी रह सकेगा जब जन्म के 1 वर्ष के भीतर, जन्म के 1 वर्ष के भीतर वह भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण करा लेता है। 3 दिसंबर 2004 के बाद यह व्यवस्था की गई कि अगर किसी भारतीय महिला पुरुष के बच्चे का जन्म विदेश में होता है, तो जन्म के 1 माह के भीतर वह अपना पंजीकरण भारतीय दूतावास में करा ले, अथवा केंद्र सरकार की अनुमति से उसके बाद भी वह पंजीकरण करा सकता है। उसे यह शपथ भी लेनी होगी कि वह दूसरे देश का पासपोर्ट धारित नहीं करेगा। दूसरे देश का पासपोर्ट धारित नहीं करेगा। अब यहां पर फिर वही बात आ जाती है जो हमने आपको पहले बताया था। जहां इस बात की स्थापना की गई थी, स्पष्ट किया गया था कि भाई बच्चा जन्म ले रहा है, उसके माता पिता ने पंजीयन करा दिया 1 महीने के भीतर कि साहब ये हमारा बच्चा है जो यहाँ जन्मा है, लेकिन हम इसको भारत की नागरिकता चाहते हैं।
18 वर्ष के बाद वह बच्चा यह निर्धारित करेगा कि वह भारत की नागरिकता चाहता है या नहीं चाहता है। कब? 18 वर्ष पूरे होने के 6 माह के भीतर उसका वह निर्धारण करेगा। और इन आधारों पर मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 और उसके पश्चात 3 दिसंबर 2004 के बीच का व्यक्ति वंश क्रम के आधार पर अपनी भारत की नागरिकता की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में वंश क्रम के बाय डिसेंड सिटीजनशिप के बारे में कहा गया है। अब आ जाइएगा पंजीकरण या बाय रजिस्ट्रेशन। कहा गया है कि भारत कोई भी व्यक्ति भारत में नागरिकता की प्राप्ति केंद्र सरकार के समक्ष पंजीकरण के द्वारा आवेदन करके भी प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण के द्वारा भी आवेदन करके प्राप्त कर सकता है। इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं जिसे स्वीकार किया गया है, जिसमें पहली शर्त क्या स्थापित की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो आवेदन करने के पूर्व 7 वर्ष भारत में निवास कर चुका हो। भारतीय मूल का है, भारतीय नागरिकता का नहीं है। और पंजीकरण का जब आवेदन कर रहा है तो वो 7 वर्ष पूर्व भारत में निवास कर चुका है। वीजा लेकर के एक्सटेंड करके वह कुल 7 वर्ष रह चुका हो। दूसरा प्रावधान इसमें कहा गया है, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाज्य भारत के बाहर का निवासी रहा हो। अविभाज्य भारत के बाहर का निवासी रहा हो मतलब भारत या पाकिस्तान में से नहीं, बल्कि किसी अन्य क्षेत्र में उसका निवास रहा हो, तो भी वह पंजीकरण के आधार पर कर सकता है। मतलब मॉरिशस में रहा हो, फिजी में रहा हो, किसी अन्य देश में रहा हो, जहां से वह भारतीय मूल का व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर कर सकता है अपना आवेदन। तीसरा प्रावधान कहा गया है, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति, मतलब वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, जो आवेदन की तिथि से पूर्व 7 वर्ष भारत में निवास कर चुका हो। मतलब विवाह के पश्चात उसका 7 वर्ष का प्रवास भारत में रहा हो। पहले 5 वर्ष का था, बाद में 7 वर्ष कर दिया गया। मतलब क्या है कि यह माना गया है कि अगर भारतीय स्त्री पुरुष किसी विदेशी स्त्री पुरुष से विवाह करके 7 वर्ष अपना सफल वैवाहिक जीवन बिता लेते हैं, तो भी वह पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता का आवेदन कर सकता है। फिर पंजीकरण के द्वारा नागरिकता का आवेदन भारतीय मूल के अवयस्क बच्चे अपने वयस्क हो जाने पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के हैं, विदेश में रह रहे हैं और अपनी आयु पूर्ण मतलब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात वे कम से कम 12 माह से भारत में प्रवास कर रहे हैं, 12 माह से वह प्रवास कर रहे हैं भारत में, तो वह आवेदन कर सकते हैं। अभी जो 2003 और 5 पर आएंगे, हमने आपको बताया 2003 में दोहरी नागरिकता स्थापित की गई थी और 2005 में उस दोहरी नागरिकता को हटा दिया गया था, ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड लाया गया था। तो ये जो प्रावधान स्थापित किए गए हैं वो पंजीकरण के आधार पर है कि आप केंद्र सरकार को पंजीकृत मतलब आप आवेदन करते हैं कि उसे आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाए, और उसका आधार यह कुछ निर्धारित है जिसके संदर्भ में हमने बताया कि भारतीय मूल का व्यक्ति अगर 7 वर्ष से भारत में प्रवास कर रहा है तो भी वह कर सकता है। हमने आपको बताया अभिषेक 12 महीने वाला कि अगर कोई भारतीय मूल का कोई बच्चा जिसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है और वह अगर 12 माह से भारत में मतलब 1 वर्ष से भारत में प्रवास कर रहा है, तो वह पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता का आवेदन कर सकता है। पंजीकरण कैसे कराया जाता है? केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करना होता है
कि आप भारतीय नागरिकता के इच्छुक हैं और आप इन इन शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए चौथा आधार, जिसे आप कहते हैं, हाँ एक चीज और आपको बता दूं कि भारतीय नागरिकता जब भी पंजीकरण से या देशीकरण से धारित की जाती है, तो यह अनिवार्य होता है कि वह भारत के प्रति निष्ठा की शपथ भी लेता है कि अब वह भारत के प्रति पूर्ण निष्ठावान रह करके देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, देशीकरण या बाय नेचुरलाइजेशन की बात की जाती है। यह भी एक भारत में नागरिकता प्राप्त करने का एक माध्यम है, जहां भारत के बाहर का कोई नागरिक जो भारत में प्रवास कर रहा है, वो देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता का अर्जन कर सकता है। अब इसके संदर्भ में क्या कहा गया है कि कुछ शर्तें वहां पर स्थापित की गई हैं, जिसके संदर्भ में देशीकरण से नागरिकता का प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश का हो, परंतु ऐसे देश का ना हो जिसके लिए भारत की नागरिकता वर्जित हो, जिसे भारत सरकार ने नागरिकता के लिए वर्जित कर रखा हो, तथा विगत 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष से वह भारत में निवास कर रहा हो। बाद में उसे 7 वर्ष तक का कर दिया गया, बीच के गैप की बात कर दी गई। इसके अलावा यह कहा जाता है कि इतने समय से प्रवास तो कर ही रहा हो, वह अपने मूल देश की नागरिकता को छोड़ चुका हो, मतलब वो जिस देश का हो उस देश की नागरिकता छोड़ चुका हो, और अच्छे चरित्र का हो, देश की संविधान के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था रखता हो, 8वीं अनुसूची में वर्णित जो आपकी 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा में उसे लिखना और पढ़ना आता हो, अच्छे चरित्र का मतलब किसी आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो, तो ऐसा व्यक्ति इन प्रावधानों को पूरा करने के पश्चात भारत की नागरिकता का आवेदन कर सकता है। इस प्रकार यह नागरिकता देशीकरण के आधार पर आपको दी जा सकती है। जैसे सोनिया गांधी जी के द्वारा जो नागरिकता ली गई थी, वो इन्हीं आधारों पर ली गई थी। आपके यहाँ जो एक अदनाम सामी आपने सुना होगा, सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको भी नागरिकता इसी देशीकरण के आधार पर दी गई। तो इस प्रकार की नागरिकता का आवेदन आप जो है देशीकरण, नेचुरलाइजेशन मतलब आपका भारतीकरण कर दिया गया। एक लंबे समय से प्रवास ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के तत्वों को, अवयवों को आपने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, आत्मसादित कर लिया। तब अब हम आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए ये नेचुरलाइजेशन का प्रावधान किया गया है। और जो पांचवा और अंतिम आधार है, वह है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, मतलब किसी भारतीय क्षेत्र का अधिगमन या भारतीय क्षेत्र में विलय के आधार पर। मतलब क्या है कि भारत राज्य राष्ट्र के द्वारा यदि अपनी भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर किसी अन्य क्षेत्र का विलय किया जाता है, तो संसद को यह अधिकार है कि उस राज्य क्षेत्र के लिए नागरिकता के प्रावधान को वह सुनिश्चित कर सकता है। नागरिकता के प्रावधान को वह सुनिश्चित कर सकता है। ठीक, अब जब यहाँ पर बात कही गई तो ऐसा कौन सा क्षेत्र जिसको लिया गया, तो याद कीजिए कल हम आपको बता रहे थे कि अगर आपको राज्य पुनर्गठन याद हो तो हमने आपको बताया था कि सिक्किम जो था वो बेसिकली वहां पर राजशाही विद्यमान थी। अभी आ रहे हैं अर्जित भूभाग, वही समझा रहे हैं आपको कि अर्जित भूभाग की जब बात की जाती है तो आपने कोई भू क्षेत्र प्राप्त किया, तो हमने कहा कि सिक्किम जो था वहां राजशाही थी, वहां राजा शासन करते थे, जिन्होंने भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा माना था और भारत ने उनके राजा को उस क्षेत्र पर अधिकार करने की अनुमति दी थी।
और 1975 में जाकर के सिक्किम को पूरी तरह से भारत में मिला लिया गया। तो जो कि सिक्किम के लोग तो वहां के राजा की प्रजा के रूप में विद्यमान थे। तो जब सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तो सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता अर्जित भूभाग के आधार पर प्रदान की गई। तो सिक्किम में निवास करने वाले लोगों को जो नागरिकता भारत की दी गई वो 1975 में जाकर के प्रदान की गई। उसके पहले उन्हें भारत की आंशिक नागरिकता प्रदान की गई थी, पूर्ण नागरिकता प्रदान नहीं की गई थी। अर्थात कहने का मतलब कि भारत अगर कोई भू क्षेत्र अर्जित करेगा तो उन राज्य क्षेत्र में निवास करने वालों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। इस तरीके की व्यवस्था आपके यहाँ अर्जित भूभाग के आधार पर है। तो ये 5 प्रकार हमने बताए जिसके आधार पर भारत की नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। अब यहाँ कोई नागरिकता के अर्जन में संशय हो तो पूछ लीजिए आप लोग। कोई भी डाउट हो यहाँ पर, कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिए। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, 1 मिनट दे रहा हूं, आप लोगों को पूछ लें। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें आप लोग। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में नागरिकता संबंधी किए गए संशोधन के प्रभाव। भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में कौन सा किया गया है नागरिकता संशोधन? 2017 वाला था जो 19 में लागू हुआ है और वो हमने आपको बता दिया है। वही सीए वही तो है आपका जो हमने आपको बताया है कि एनआरसी नागरिकता संशोधन नहीं है मेरे दोस्त विजय। सीए जो है वो आपका नागरिकता संशोधन है। ठीक है। लक्ष्मी अब लक्ष्मीमल सिंघवी पर भी आएंगे और बता दीजिए और कोई दिक्कत? सीए ही आपका नवीन नागरिकता संशोधन है जिसमें आपने कहा कि पड़ोसी राष्ट्रों खासकर पाकिस्तान से आए जो हिंदू लोग हैं उनको आप नागरिकता प्रदान करेंगे। ठीक है। सीए पर अभी आगे चर्चा कर दूंगा मैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो थी उसने भारत के संदर्भ में दोहरी नागरिकता का प्रावधान विदेशी नागरिकों के लिए प्रदान किया था। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। याद रखिए आपने 1991-92 के सुधारों में एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाया था। ये दोहरी नागरिकता का प्रावधान वस्तुतः चीन आदि से प्रेरित ही आपके यहाँ बेसिकली लिया गया और उसका मूल आधार आर्थिक था, उसका कोई और आधार नहीं था। भारत में एक दीर्घकालीन अवस्था से एक बड़ी संख्या में प्रवासियों का दूसरे देशों में निवास रहा और वे प्रवासी अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड या दूसरे विकसित राष्ट्रों में अत्यंत धन और संपन्नता के साथ विद्यमान थे। अब एलपीजी रिफॉर्म्स जब आपके यहाँ किया गया तो निवेश की संभावनाओं। अब यह निवेश भारत में कौन करेगा? या तो वह व्यवसायिक घराने करेंगे जिन्हें लाभ की अपेक्षा होगी या वे लोग करेंगे जिनका भावनात्मक संबंध होगा। आप देखिए छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जो लोग शहर में बहुत अच्छे से कमा रहे होते हैं वो अपने गांव का घर बहुत बड़ा, बहुत भव्य, बहुत व्यवस्थित बनाना चाहते हैं क्योंकि वह अपनी प्रतिष्ठा बेसिकली अपने गांव, अपने लोगों के बीच में चाहते हैं। इसलिए उनका आधार होता है कि उनकी गांव में एक अच्छा घर, एक लेविश स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो। यही भावना को इनकैश करने के लिए ही आपके यहाँ ये सारी चीजें की गई कि जब हमने यह माना कि विदेशी निवेश की अवस्था हमारे यहाँ प्रबल हो तो हमने क्या किया, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के आधार पर विदेशी नागरिकों के संदर्भ में दोहरी नागरिकता की बात की और उन दोहरी नागरिकता के आधार पर सीमित सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए गए। भारत में आप आसानी से आवागमन कर सकते हैं, भारत में आसानी से आप संपत्ति खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनका अब तक भारत से भावनात्मक संबंध था लेकिन निवेश मूलक संबंध नहीं था, उनको यह अधिकार प्रदान किया था आपके लक्ष्मीमल सिंघवी ने। लेकिन यह भावना जो दोहरी नागरिकता की थी
वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसका विरोध किया गया और यही कारण था 2005 में फिर इस दोहरी नागरिकता को प्रोविजन को बदल दिया गया और फिर ओसीआई कार्ड जैसी व्यवस्था की स्थापना की गई। अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब हम आएंगे मेंस के उस पक्ष पर जिसमें कहा जाता है कि नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति। अब याद रखिएगा, नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से होती है। पहला प्रकार तो स्वेच्छा से नागरिकता की समाप्ति। हम नहीं रहना चाहते हैं भारत का नागरिक, हम जा रहे हैं अमेरिका की नागरिकता लेने और स्वेच्छा से हम भारत की नागरिकता छोड़ दे रहे हैं। तो ये तो पक्ष हो गया कि स्वेच्छा से कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। अभी आएंगे शुभ उस पर जो आप पूछ रहे हैं मुझसे। तो जब यह बात की गई तो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से आप अपनी नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। तो एक पक्ष तो यह हो गया। दूसरा है समापन किया जाना, जिसे आप टर्मिनेशन बोलते हैं, कि किसी की नागरिकता समाप्त कर दी जाए। तो अनुच्छेद 9 का जो प्रावधान है वो समाप्ति का प्रावधान है। अर्थात कहा गया है कि जिस क्षण भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, उसी क्षण उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो यह समाप्ति का प्रोविजन है, मतलब उसको टर्मिनेट कर दिया जा रहा है उसके सिटीजनशिप को। और उससे जुड़ा हुआ जो तीसरा पक्ष स्थापित होता है, जिसको आप कहते हैं वंचित किया जाना, अर्थात डिप्रीवेशन जिसे आप कहते हैं, बाय डिप्रीवेशन, मतलब आपको नागरिकता से वंचित किया जाए। मतलब जब आपने नागरिकता का अर्जन जिस रूप में किया है वो अर्जन समाप्त हो जाए। अब यहां पर भारत के उन नागरिकों को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है जिन्होंने पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता का अर्जन किया है। याद रखिएगा, पंजीकरण या देशीकरण से आप जब नागरिकता का अर्जन करते हैं तब आपको डिप्रीवेशन अर्थात वंचित किया जा सकता है नागरिकता से कुछ आधारों पर। जैसे आपने वह नागरिकता गलत दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की हो, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया था वो फॉल्स था। आप प्रवास किए 3 वर्ष, आपने बता दिया कि साहब हम 11 वर्ष से रह रहे हैं। ठीक, आपने कहा कि आपको 8वीं अनुसूची की भाषा आती है और आपने उसका एक सर्टिफिकेट लगा दिया जो कि फेक था। मतलब कोई भी फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर जब आप इसका सृजन कर रहे हैं तो वह माना जाता है आपकी नागरिकता की वंचित किए जाने का आधार। दूसरा पक्ष स्थापित होता है कि संविधान का निरादर करना या देश के विरुद्ध किसी गतिविधि में लिप्त होना या उन गतिविधियों को समर्थन करना। आपने नागरिकता ले ली भारत की और पता लगा आप देश विरोधी गतिविधियों में, पाकिस्तान या आतंकवादी गतिविधियों में आतंकवादियों को किसी प्रकार का समर्थन कर रहे हैं, तो भी आपको वंचित किया जा सकता है। तीसरा है कि युद्ध के दौरान अगर आपने भारत की नागरिकता के दौरान शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार या आप उसे सहयोग कर रहे हैं, तो यह भी आधार आपकी इस नागरिकता के वंचन से संबंधित है। इसके अलावा आपने भारत की नागरिकता ली और आगामी 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहे हैं और आपने अपनी नागरिकता बनाए रहने संबंधी जो दूतावास है उसमें कोई आवेदन नहीं किया। मतलब जब आप देश में प्रवास करते हैं तो आप अपना पंजीकरण कहाँ कराते हैं? दूतावासों में कराते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप भारत की नागरिकता ले लिए देशीकरण या पंजीकरण से और आप विदेश में रह रहे हैं और 7 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं, लेकिन आपने कोई भी इस तरीके का दस्तावेज वहां पर अपनी नागरिकता को बनाए रखने का प्रस्तुत नहीं किया। ठीक है, तो आपकी नागरिकता समाप्त, आपको वंचित किया जा सकता है। केंद्र सरकार को ही नागरिकता के संदर्भ में अधिकार दिया गया है, क्योंकि आपके यहाँ इकहरी नागरिकता है। आप कहते हैं कि हमारे देश में जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक है, राज्यों
की नागरिकता नहीं है और न ही विदेशों के स्तर पर इस तरीके की व्यवस्था है, तो केंद्र सरकार को ही ये सारा अधिकार दिया गया है। और तो और यह भी कहा गया है कि आपने देशीकरण या पंजीकरण से भारत की नागरिकता का अर्जन किया और अर्जन करने के 5 वर्ष के पश्चात, अर्जन करने के 5 वर्ष के पश्चात आपको किसी दूसरे देश में 2 वर्ष से अधिक समय का कारावास दे दिया गया। आपके नागरिकता अर्जन के 5 वर्ष के भीतर किसी दूसरे देश में से अधिक समय का अगर कारावास दिया जाता है तो यह भी आपकी नागरिकता की वंचित किए जाने का आधार हो सकता है। ठीक। और इसके अतिरिक्त एक और आधार है, दूसरे देश में अगर आप शासकीय सेवा का अर्जन करते हैं, मतलब अगर आप दूसरे देश में जा करके वहां की शासकीय सेवा को ग्रहण कर लेते हैं तो वह भी आपकी नागरिकता का आधार स्थापित, नागरिकता के वंचन का आधार स्थापित होता है। तो इन आधारों पर आपके यहाँ नागरिकता के वंचित किए जाने की व्यवस्था है। तो हमने आपको 3 चीजें बताई। एक तो हो गया स्वेच्छा से नागरिकता की समाप्ति, दूसरा हो गया नागरिकता का समापन, जिसे आप टर्मिनेशन कह रहे थे दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, और तीसरा नागरिकता का वंचित किया जाना। जो देशीकरण और पंजीकरण से नागरिकता लेते हैं उन पर यह प्रावधान लागू होता है। तो ये आपके मेंस का वह प्रश्न हो गया जिसमें आपने यह लिखते हैं कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार से नागरिकता का वंचन किया जा सकता है। ठीक। अब जो हम आपसे बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कि नागरिकों के स्वरूप पर आप मुझसे चर्चा कर रहे थे। नागरिकों के स्वरूप पर चर्चा करने का तात्पर्य था कि हमारे देश के बाहर रहने वाले लोग कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं। तो उनको सामान्यतया 2 रूपों में मुख्यतया विभाजित किया, बाद में उसका तीसरा प्रारूप हो गया। ठीक है। पहला होता है अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई जिसे आप कहते हैं। एनआरआई के स्तर पर जो चीज होती है वो याद रखिए, एनआरआई एक दर्जा है, एक स्टेटस है जो किसी भारतीय नागरिक को एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक का आधार क्या है, तो 170 दिन से अधिक 1 वर्ष में या 4 वर्ष में 365 दिन अगर वो विदेश में प्रवास कर रहा है और भारतीय पासपोर्ट धारक है तो उसे एनआरआई का दर्जा प्रदान किया जाता है। 1 वर्ष में 170 दिन, 4 वर्ष में 365 दिन भारतीय नागरिक अगर विदेश में प्रवास करता है तो उसे क्या कहा जाता है, एनआरआई कहा जाता है, जिसे आप अनिवासी भारतीय कहते हैं। दूसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब स्पष्ट है, जो कि भारतीय मूल का है, भारतीय नागरिकता अर्जित नहीं की है। भारतीय नागरिकता अर्जित नहीं की है इसका मतलब कि उसके पास जो पासपोर्ट है वो भारतीय नहीं है, मतलब वह विदेशी कार्ड होल्डर है। तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति जो विदेश में प्रवास कर रहे हैं वहां की नागरिकता लिए हुए हैं। ठीक। लेकिन उनके माता पिता अर्थात पूर्वज भारतीय मूल के हैं, उन्हें कहा जाता है पीआईओ अर्थात पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये स्थिति को बताता है, ये दर्जा नहीं है। स्टेटस वो होता है जिसे आपको प्रदान किया जाए और छीन लिया जाए, लेकिन स्थिति जब बताई जाती है तो वह उस व्यक्ति से छीनी नहीं जा सकती है। कोई हमसे बाप दादा का नाम नहीं छीन सकता है, अर्थात वो क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। और तीसरा कहा जाता है समुद्र पारीय भारतीय नागरिक कार्ड, जिसे आप कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई कहते हैं आपसे। वह व्यक्ति जिन्हें ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। फिर से बता रहे हैं, वो व्यक्ति जिन्हें ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, उन्हें हम ओसीआई के रूप में पंजीकृत स्वीकार कर लेते हैं। मतलब भारत सरकार के द्वारा जिन्हें ओवरसीज सिटीजन कार्ड दिया जाता है वो होते हैं ओवरसीज सिटीजन। ठीक है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है क्या? प्रियंका ने लिखा है आवाज और विजुअल ठीक है, अभी बता दीजिए मुझे कुछ लोग। यस सर, ठीक है सर, यस ऑल ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। चलिए ठीक, क्लियर है, ठीक है। अब इसी के संदर्भ में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया था। अब 2015 क्या लाया गया? तो 2003 का जो नागरिकता संबंधी प्रावधान था, जिसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जैसी बात की स्थापना की गई थी, और वहां पीआईओ और ओसीआई में भेद की स्थापना की गई थी। अब यहाँ याद रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो है ओसीआई के अंतर्गत नहीं रखा गया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ओसीआई के अंतर्गत नहीं है यहाँ पर अभी। ठीक है। तो वहां पर दुविधा हो रही थी इन दोनों के विभेद के कारण, और 2015 के नागरिकता संशोधन के अंतर्गत जो ओसीआई की व्यवस्था थी उसी को मान्यता दी गई और ओसीआई कार्ड का सृजन किया गया। मतलब जो ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम थी उसको 2015 में स्थापित किया गया, और पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड को मर्ज कर दिया गया। मतलब अब पीआईओ कार्ड जैसा कोई कार्ड प्रचलित नहीं है जिसके आधार पर छूट मिलेगी। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको भी ओसीआई कार्ड 2015 से प्रदान किया गया। ठीक है। अब इसके अलावा क्या किया गया? तो ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में स्पष्ट कर दिया गया कि किन व्यक्तियों को भारत सरकार ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकृत करेगी। मतलब उसके संदर्भ में यह कहा गया, जो भारत का संविधान लागू होने के पूर्व भारत के नागरिक रहे हों और अब विदेश में निवास कर रहे हों, उनके वंश क्रम के आधार पर भी उन्हें ओसीआई दिया जाएगा। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का जो क्षेत्र अंग बना हो, उसके अगर वह नागरिक रहे हों और विदेश में रह रहे हो तो उन्हें भी ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। अवयस्क बच्चे भारतीय नागरिकों के जो विदेश में निवास कर रहे हों और विदेश की नागरिकता धारित करते हों, आज अगर वो चाहेंगे तो भारतीय मूल वंश के आधार पर उन्हें भी ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ओसीआई कार्ड के संदर्भ में भारतीय स्त्री पुरुष के द्वारा विदेशी स्त्री पुरुष के विवाह के रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन करने के 2 वर्ष के पश्चात अगर वह विदेश में रह रहे हैं तो उनके स्त्री पुरुष को भी ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है। यह भी व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ओसीआई कार्ड के संदर्भ में यह माना गया है कि इनका भी रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है उन आधारों पर जिन आधारों पर जो देशीकरण और पंजीकरण से प्राप्त नागरिकता का आधार स्थापित होता है, उन्हीं आधारों पर ओसीआई कार्ड को भी निरस्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 2015 का नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो पीआईओ का कार्ड था, उसको समाप्त करके भारत में ओसीआई कार्ड की व्यवस्था करता है। ओसीआई कार्ड होल्डर को
एक तो आवागमन की छूट होती है, उसे बार-बार वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें निवेश संबंधी छूट दी जाती है तथा सामाजिक और आर्थिक अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं, लेकिन वर्तमान भारत सरकार उनके संदर्भ में अब जो मतदान के संदर्भ में अधिकार पर भी विचार कर रही है, यद्यपि अभी उसे लागू नहीं किया गया है। इस तरीके की व्यवस्था 2015 के नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है। तो हमने आपको यहाँ बता दिया, एनआरआई बता दिया, आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बता दिया और ओसीआई बता दिया, और वर्तमान समय में याद रखिएगा ओसीआई का ही प्रचलन है। ओसीआई कार्ड ही है जो विदेशी भारतीय मूल के नागरिकों को प्रदान किया गया है। फिर से आपको बता दे रहा हूं कि ओसीआई कार्ड होल्डर को अभी राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। उनको जो भी अधिकार प्रदान किए गए हैं वो मुख्यतया सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और किन्हीं अधिकारों को उनको प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया नागरिकता के संदर्भ में बात। जो आप बात कर रहे थे अभी सीए के संदर्भ में, सीए के संदर्भ में बहुत सारी चीजें, मतलब हमने क्लास में भी पूर्व में चर्चा कर रखी थी कि सीए क्या है, क्या ठीक है कि नहीं है। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ जो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 और 7 में बनाए गए थे, वो 1955 तक लागू थे, और 1955 के बाद बड़ी संख्या में ऐसे लोग भारत आए जो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश या ऐसी जगहों पे प्रताड़ित थे। आज आप देख लीजिए कि जब पाकिस्तान देश से अलग हुआ था, तब वहां पर पाकिस्तान में 23% हिंदू लोग निवास करते थे। आज वहां पर केवल 2 से 2.5% हिंदू प्रवास कर रहा है। अर्थात यह उस पक्ष को बताता है कि हमारे देश में जो दृष्टिकोण पाकिस्तान में जो दृष्टिकोण है हिंदुओं के प्रति, वो सकारात्मक नहीं है, और उसी पीड़ा से आप लगातार सुनते हैं बलात्कार और बाकी चीजों, मंदिर तोड़ दिए गए, ये सब। तो उसके कारण से बहुत सारे लोग आए, लेकिन उन्हें संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया गया था। अब यहाँ याद रखिएगा कि भारत में जब हिंदू का दृष्टिकोण स्थापित किया जा रहा है इन राष्ट्रों के प्रति, तो हम इस बात को जानते हैं कि इन देशों में जहां प्रताड़ना स्थापित है, वहां पर सिख भी हिंदू की ही श्रेणी में रखा जाता है, बौद्ध भी हिंदू की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि बौद्ध वहां पर है नहीं, सिख हैं, तो उन्हें हिंदू की ही श्रेणी में रखा गया है, और भारत प्रवास में भी वो इसी तरीके से स्वीकार किए। तो प्रश्न ये था कि आपने हिंदू शब्द उसमें क्यों जोड़ा है? आप कोई भी किसी भी देश में प्रताड़ित होने वाला जो है उसको नागरिकता का प्रावधान करें। तो हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक थी, जो लगभग देश में 50 वर्ष से अधिक समय से प्रवास कर रहे थे, लेकिन उन्हें संरक्षण नहीं मिलने के कारण वो देश में रह तो रहे थे, लेकिन उनकी स्थितियां जो है सकारात्मक नहीं थी। पाकिस्तान जा नहीं सकते हैं, भारत में आप उन्हें संरक्षण दे नहीं रहे हैं, तो बस वो जीवित अवस्था में विद्यमान थे। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, क्योंकि ना उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, तो ना वो भारतीय बैंक से लोन ले सकते हैं, ना भारतीय योजनाओं का उनको लाभ प्रदान किया जा सकता है। राइट टू फूड और ऐसे बड़े सारे जो अधिकार हैं वो आप उनको प्रदान नहीं करते। तो ये चुनौतियों का सृजन कर रहे थे हम उन वर्गों के लिए, और लंबे समय से उनके हितों की मांग उठ रही थी, जिसे वर्तमान सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। तो सीए जो है वो किसी भी, ये नहीं कह रहा है कि बाकी पक्ष खत्म हो गए, लेकिन उन 2-2.5 लाख लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान कर रहा है, जो एक लंबे समय से देश में निवास कर रहे हैं, और उनको हम नागरिक संरक्षण प्रदान नहीं कर पा रहे थे। दूसरे जो संप्रदाय के लोग हैं उनके प्रति कोई दुर्भावना हमारे संविधान में नहीं है, क्योंकि जो नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता का प्रावधान था, वो चाहे देशीकरण हो चाहे पंजीकरण हो, उनके आधार पर नागरिकता आज भी कोई ले सकता है, जिसमें धर्म जैसी कोई चीज स्वीकार्य नहीं की गई है। तो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे देश में निवास कर रहे हैं, भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो पंजीकरण और देशीकरण से देश की नागरिकता ले सकते हैं, इसमें कोई विवाद जैसी चीज हम स्वीकार्य
नहीं करते हैं। जो सीए का विवाद था वो क्रिएटेड विवाद था, जिसको ऐसे लोगों के द्वारा प्रचारित किया गया जिनका जिनका वस्तुतः बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीए की नहीं थी। ठीक, तो ये था सीए के संबंध में। कोई प्रश्न होगा तो आप लिख दीजिएगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। अब हमने कहा कि एक चर्चा हम उस पर करना चाहते हैं जिस पर भारत सरकार चर्चा कर रही कि विवाह की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष क्यों ना कर दी जाए महिलाओं की। मुझे आपका मत इस संदर्भ में जानना बहुत जरूरी है, क्या कि भारत सरकार का सोचना सही है या गलत है। मुझे आप लोग लिखिए कि सही है या गलत है। अंजलि ने लिखा सही है, वो चाहती हैं कि उनका विवाह 21 वर्ष के बाद हो। सचिन ने भी कहा सही है, निशा ने भी कहा सही है, आशा ने भी कहा सही है, मिस्टर एस ने भी कहा कि सही है, श्रद्धा भी सही, सब सही, स से लेकर के ह तक, एबी भी हैं, अमित भी हैं। आई थिंक रॉन्ग, अमित जी एक ऐसे आए, अमित पटेल, जिन्होंने कहा रॉन्ग है। बाकी मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि सही है। मैं मान लेता हूं कि अभी भी सही है, क्योंकि उन्हें पढ़ने का वक्त मिलेगा। अच्छा ठीक है, एजुकेशन के लिए टाइम मिलेगा। तो 21 वर्ष की आयु तक पूरी हो जाती है शिक्षा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से 21 वर्ष तक की आयु में हो जाती है? नहीं होती है, अंजलि ने लिखा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कम होगी। अंशुल जी ने लिखा है कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कम होगी। मतलब भारत सरकार ये गारंटी देती है कि 21 वर्ष में विवाह होगा तो हेल्थ के इश्यू कोई भी नहीं होंगे। आशा ने लिखा नहीं होती। और जनसंख्या नियंत्रण सहयोग, ठीक है। 21 वर्ष से लेकर के महिला का जो उसके बाद आता है, ठीक है, जिसे आप मोनोपॉज कहते हैं। तो 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में जोड़ लीजिए कि अगर 2-2 वर्ष के गैप पर भी अगर दिया, मुमताज महल 14 बच्चे पैदा कर रही थी, 14वें प्रसव के दौरान मृत्यु हुई थी उनकी। ग्रेजुएशन ज्यादा होगी कम से कम, अच्छा ठीक, वो तो कभी खत्म नहीं होता एजुकेशन। अच्छा, मेरे हिसाब से 25 होना चाहिए। भाई सर जी अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि इसमें सही लिख करके आ रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से 25 वर्ष होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग, अब जिज्ञासा आपकी हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को मेरा मत जरूर आकांक्षी होगा कि सुनना चाहिए इस पक्ष को। ठीक है, आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट होगा, मतलब 21 वर्ष के बाद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। जो महिलाओं के साथ वयस्कता के आधार पर बलात्कार होता है वो क्यों होता है भाई? आप कंक्लूड कर दीजिए सर, मैं तो आप लोगों के भाव को जानना चाहता हूं, क्योंकि आपका दृष्टिकोण क्या है किसी चीज के प्रति। ज्यादा समझदार नहीं होते। मेरी माँ का विवाह 16 वर्ष की आयु में, 16 या 17 वर्ष की आयु में हुआ था, और आज जिस अवस्था में मैं हूँ मैं उसका पूरा श्रेय अपनी माँ को देता हूँ। तो मुझे उनकी समझदारी पर कोई चुनौती नहीं करनी थी उस पर। चलिए खैर, अब थोड़ा सुन लीजिए, आपका मत तो मैंने पूरी तरह से सुन लिया, ठीक है। 18 वर्ष की आयु में आप देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, अपने यहाँ का विधायक और सांसद चुन रहे हैं, और बड़ी सारी चीजों में सही और गलत का बोध करने में सक्षम है। विवाह वस्तुतः एक व्यक्तिक संबंध की स्थापना करता है, जहां दो व्यक्ति जो विपरीत लिंग के हैं वो एक दूसरे के साथ एक सामाजिक स्वीकृति के अंतर्गत रह करके अपनी वंश वृद्धि और अपना विकास सुनिश्चित करते हैं। यही विवाह में होता है, ठीक है। अब यहाँ ये याद रखिए कि भारत में 18 वर्ष क्यों की गई थी?
तो आपको पता है कि आपके देश में एक दीर्घ काल से बाल विवाह का सृजन था। यद्यपि प्रारंभ में नहीं था, ऋग्वेद में कहा गया था कि जो गौरी अवस्था है, मतलब 12 वर्ष की आयु के पूर्व जो है, आप विवाह नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि आपके यहाँ भारतीय धर्म परंपरा की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम इस बात को मानते हैं कि यह माना गया है विवाह के 3 उद्देश्य होते हैं: धर्म, प्रजा और रति। ठीक है? धर्म का मतलब धार्मिक अनुष्ठान है, प्रजा का मतलब है वंश वृद्धि और रति का मतलब है सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है? तो रति सबसे अंत में आता है। पहला पक्ष धर्म और प्रजा है। मतलब विवाह का आधार सामाजिक प्रगति और व्यक्तिक प्रगति से जुड़ा हुआ है। जहां आप विवाहित होकर के समाज के विकास में योगदान प्रदान करते हैं, वंश वृद्धि के माध्यम से आप समाज को प्रगतिशील बनाते हैं। ये आधार था। लेकिन बाह्य आक्रमण, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण, ऐसे बहुत कारण थे जिससे हमारे देश में बाल विवाह का सृजन हुआ। और उस बाल विवाह ने महिलाओं की स्थिति को और खराब बना दिया। प्लस हमारे देश में शिक्षा और जागरूकता की स्थितियां ऐसी थी जिसने लिंग भेद की अवस्था को और जटिल बना दिया। अतः जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के समक्ष अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के साथ साथ देश में महिलाओं को भी संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता महसूस की गई। और जहां संरक्षण का आधार यह माना गया कि सबसे पहले उनका होने वाला विवाह कहीं ना कहीं संतुलित होना चाहिए, अतः बाल विवाह पर अंकुश लगाई गई। और यही कारण था कि विवाह की आयु जो थी वह निर्धारित की गई, जहां पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष रखी गई। दोनों की 21 वर्ष नहीं की गई, क्योंकि आपके समाज में विवाह में अरेंज मैरिज का प्रचलन ज्यादा था। और अरेंज मैरिज में यह माना गया था कि हमारे यहाँ जो महिला होगी वह पुरुष की आयु से छोटी होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई थी। और यही कारण था कि और पुरुष प्रधान समाज था, तो पुरुष अगर वयस्क नहीं होगा, मतलब पुरुष पुरुष उतनी आयु का नहीं होगा जिसमें वो कामगार हो सके, तो वो अपना परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर सकता है। ठीक है? पता लगा दोनों लोग कंचे खेल रहे हैं, पति और पत्नी मिलकर के, तो पेट भरने का काम कौन करेगा उस जगह पर। इसीलिए पुरुष की आयु जो थी वो 21 वर्ष रखी गई थी। आज जब हम बात करते हैं तो हम इस बात को मानते हैं कि बाल विवाह आपके देश में अपराध है, अर्थात 18 वर्ष से कम आयु में विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब 18 वर्ष से अगर कम आयु में विवाह हो रहा है तो वह कहीं ना कहीं अपराध कर रहा है, और अपराध का दंड है जिसको भोगने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक? अब आप प्रगतिशील समाज के नागरिक हैं। आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारी लिबर्टी लगातार आपको प्रदान की जा रही है। जैसे अगर हम बात करें तो आप लिव इन रिलेशनशिप के संबंधों को आज आप अपने समाज में जी रहे हैं, जहां बिना विवाह किए हुए महिला पुरुष साथ में रह रहे हैं। ठीक? ऐसी अवस्था में वो जो दृष्टिकोण है वो विवाह जैसे दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं। वो प्लेजर जैसे दायित्व के साथ अपनी चीजों को शेयरिंग केयरिंग के बिहाफ पर जो है जीने के लिए तत्पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज 18 वर्ष से कम आयु में विवाह जो कर रहा है वो अपराध कर रहा है। और 18 वर्ष के बाद जो जिसका विवाह हो रहा है, वहां हो सकता है समाज में रिजिडिटी हो, लेकिन उस रिजिडिटी को दूर करने के लिए शिक्षा और जागरूकता का पक्ष बहुत प्रबल है। आपके यहाँ इस भाव से सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र था वो भिंड और मुरैना था। आप जानते हैं लिंगानुपात सबसे ज्यादा खराब है, देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात खराब है। लेकिन आज भिंड से ही ऐसी बहुत सारी बेटियां निकल रही हैं जो देश में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। अभी 2018 की जो अपने यहाँ से सेकंड टॉपर थी रचना शर्मा, वही मुरैना से संबंधित है और पूरे प्रदेश में उन्होंने मुरैना का नाम रोशन किया। तो वो परसेप्शन तोड़ने की जरूरत है। आप व्यक्तिगत निर्णय में हस्तक्षेप करेंगे तो स्वतंत्रता बाधित हो रही है। भाई मुझे काम नहीं करना है, मुझे लगता है मुझे एक बैल की आवश्यकता है जो मुझे 18 वर्ष की आयु के बाद मिल जाएगा, जो कमाएगा, खिलाएगा, मेरी जरूरतों को भी पूरा करेगा, तो मैं 18 वर्ष में विवाह करने के लिए तत्पर हूँ। हालांकि आज वह समाज है नहीं।
हर आदमी अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जो 18 वर्ष का दृष्टिकोण था, 18 वर्ष का दृष्टिकोण उस समाज के लिए था जिस समाज में कहीं न कहीं बहुत रूढ़ियाँ थी, जिस समाज में एजुकेशन और बाकी सारी चीज़ों पर चुनौतियाँ विद्यमान थी। आप अगर विवाह जैसे संबंध को अगर किसी आधार पर रोक रहे हैं, तो क्या 18 साल के बाद कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रहेगा तो आप उसे रोक देंगे? आप उसे जैसे जिसे आप कहते हैं ना कि व्यक्तिक स्वेच्छा को कहीं न कहीं चुनौती देना चाह रहे हैं। आज अगर आप विवाह जैसी चीज़ में अधिकतम आयु और न्यूनतम तो समझ में आती है, अधिकतम अगर आप स्थापित कर रहे हैं, 21 वर्ष में क्या परिवर्तित करना चाहते हैं विवाह का परिवर्तन करके? मुझे लगता है इस समाज में शिक्षा और जागरूकता के पक्ष की प्रबलता की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके का दृष्टिकोण। सरकार का काम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह निर्धारित नहीं करना है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे रहेगा। आपको उस मूलभूत स्तर को स्थापित करना है जहाँ से किसी व्यक्ति के जीवन पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अब विवाह की 18 वर्ष की आयु की क्यों गई थी? कि विवाह का एक उद्देश्य प्रजा अर्थात वंश की वृद्धि है। तो यह मान लिया गया था कि 18 वर्ष से पूर्व, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि विवाह के मतलब महिला गर्भ धारण करने में तब सक्षम होती है जब उसको पीरियड्स की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बाद ही वह गर्भ का धारण कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष की अवस्था में वह जो है इतनी सक्षम होती है कि उसकी ओवरी उस बच्चे का भार वहन कर सकती है। इसीलिए माना गया कि स्वास्थ्य की चुनौतियां उस दौर में अगर विवाह होता तो ज्यादा आ जाती। 18 वर्ष के बाद की अवस्था में महिला उस व्यवहार के लिए काफी हद तक सक्षम होती है। अतः उसकी अनुमति प्रदान की गई थी 18 वर्ष की अवस्था में, जो मेडिकेटेड कहीं ना कहीं प्रूवन फैक्ट था। ठीक है। तो आज आप किस आधार पर 18 को 21 करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो सरकार को यह बताना पड़ेगा कि किस किस आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये व्यक्तिक स्वतंत्रता का विषय है। न्यूनतम तो ठीक है जिसका आधार कहीं ना कहीं बलात् होने वाले व्यवहार जो विवाह के थे उसको रोका जाना था, जो कहीं ठीक था। लेकिन इन आधारों पर होने वाला जो निर्णय है, मैं उसका समर्थन व्यक्तिक तौर पर नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है कि यह निर्णय सरकार को स्वेच्छा से लेना चाहिए, और इस संदर्भ में सरकार कहीं न कहीं सक्षम भी है कि वह नागरिकों के संदर्भ में चीज़ों को जाने, समझे, जागरूकता आदि के माध्यम से इस भावना का प्रचार-प्रसार करे, ना कि अत्यधिक हस्तक्षेप के माध्यम से। तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अगर आप उससे सहमत हैं तो भी ठीक है, नहीं सहमत हैं तो आप अपने तर्क मुझसे साझा कर सकते हैं। ठीक है? जहाँ तक आपने कहा कि शिक्षा का पक्ष, तो मैं ऐसी बड़ी सारी महिलाओं को जानता हूँ जो विवाह के बाद शिक्षित हुई और आज समाज में अपना स्थान भी सुनिश्चित की हैं। जहाँ तक सशक्तिकरण की बात की, तो मैं ऐसी बड़ी सारी महिलाओं को जानता हूँ जो गाँव में शायद 16 वर्ष की अवस्था में या 13 वर्ष की अवस्था में भी अपनी आवाज़ बुलंद करने में सक्षम रही हैं। तो इसका सशक्तिकरण से कोई लेना-देना नहीं है। आयु का लेना-देना सशक्तिकरण से भी नहीं है, वो आपकी समझ का पक्ष स्थापित होता है। जहाँ तक स्वास्थ्य का विषय है, स्वास्थ्य की चुनौतियाँ महिलाओं में खान-पान, रहन-सहन और स्वच्छता से विकसित होगी, न कि इस सारी चीज़ों से होगी कि आप आयु 18 की जगह 21 कर दीजिए। जागरूकता और शिक्षा यही 2 ऐसे पक्ष हैं जिससे महिला को सशक्त बनाया जा सकता है और उस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन हम लोग उठाएँगे, जिसे हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं, उसको हम लेंगे। अगले वीक से हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों की कुछ और क्लासेस मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अब हम लोग इस मॉड्यूल में थोड़ा-थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे हैं। आज जो आपके साथ समस्या हुई है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मैं भी बहुत स्किल्ड पर्सन नहीं हूँ इन सब मामलों में। अब वो इंटरनेट का कुछ कनेक्शन का इश्यू था जिसके लिए आपको असुविधा हो रही थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज इस कक्षा को हम विराम देंगे और कल की कक्षा को इसी समय कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बड़े सारे लोगों की समस्याएँ हैं जॉब वाली। मेरे लिए भी थोड़ी-सी इस टाइम पर चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि 6 से 8 का समय होता है जब लोग
एक दूसरे से मिलना जुलना बात करना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी। लेकिन टाइम का रिशेड्यूलिंग अब हम अगले वीक ही देखेंगे, इस वीक में नहीं देखेंगे। तो आज अपनी इस व्यवस्था को विराम देंगे। आप सभी को नमस्कार, साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अपने और अपने परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।